मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग का सबसेट है ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना। मशीन लर्निंग का सबसेट क्या है? ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना। इसमें सी उत्तर सही होगा। देख लेते हैं। डीप लर्निंग का मतलब होता है ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क की नकल करता है। यह मशीन लर्निंग का सबसेट है और इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। मान लें कि आपकी मशीन में तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार के चुनने से एक कम सटीक और धीमा अद्यतन। मान लें आपकी मशीन में तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार को चुनने से एक कम सटीक और धीमा अद्यतन होगा। मान लें कि आपकी मशीन में तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बड़ी रैम है। आपके अनुकूल के लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग करने की तुलना में आपके रैम में फिट होने वाले बैच आकार को चुनने से अधिक सटीक लेकिन धीमा अद्यतन होगा। जब आप CNN में 1:1 कन्वर्शन का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? तो ऊपर सभी सही होता है। इसका उपयोग फीचर पूलिंग के लिए किया जाता है। किसका? CNN का। CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका उपयोग किस में होता है? फीचर पूलिंग के लिए किया जा सकता है। यह आयामीता में कमी लाने में मदद करता है। छोटे कर्नेल आकार के कारण इससे ओवरफिटिंग कम होती है। CNN 1:1 कन्वर्शन को 20 संरचना कहा जाता है। RNN का मतलब क्या है? RNN का मतलब है आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क। आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क RNN। आवर्ती मतलब इसका इंग्लिश क्या हो गया? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो गया। आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क का जो इंग्लिश है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। RNN एक बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क है जो संदर्भ नोड्स में जानकारी संग्रहित कर सकता है, जिससे यह डेटा अनुक्रम सीख सकता है और एक संख्या या एक अनुक्रम आउटपुट कर सकता है। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग ML कंप्यूटर एल्गोरिदम का अध्ययन है जो अनुभव और डेटा के उपयोग से स्वचालित रूप से सुधार कर सकता है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक भाग के रूप में देखा जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का एक स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिग्रहण है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं जिसे प्रशिक्षण डेटा के रूप में जाना जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर एल्गोरिदम नमूना डेटा के आधार पर एक मॉडल बनाते हैं जिसे प्रशिक्षण डेटा के रूप में जाना जाता है। ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना भविष्यवाणियाँ या निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि चिकित्सा, ईमेल फिल्टरिंग, भाषण पहचान और कंप्यूटर विजन। जहाँ तक मुश्किल या क्षम्य है, आवश्यक कार्यों को करने के लिए पारंपरिक एल्गोरिदम विकसित करना।
मशीन लर्निंग तकनीक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है मशीन लर्निंग, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। 3 मशीन लर्निंग का एक समूह होता है कृत्रिम इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग का एक उपसमूह क्या होता है? कृत्रिम इंटेलिजेंस होता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम इंटेलिजेंस का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग कृत्रिम इंटेलिजेंस का एक समूह है। ध्यान दीजिए, एआई का जो विस्तृत रूप है वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग जब और विस्तृत होता है तो वो डीप लर्निंग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रख लीजिए। मीन्स ये वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। यदि एआई नहीं होगा तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एक तरीके की इवॉल्व हुआ है। पहले डीप लर्निंग, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया गया। मतलब ये इंटेलिजेंस किस में क्रिएट किया गया? मशीनों में इंटेलिजेंस क्रिएट किया गया ना, तो यही मशीन लर्निंग हो गया। अब इसी मशीन लर्निंग को और डीप में जा कर के उसे और उसकी संरचना में विकास कर दिया गया तो डीप लर्निंग हो गया। वो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स और डेटा को एब्जॉर्ब करता है, उसे इनपुट दिया जाता है, उन्हीं डेटा के माध्यम से सीख करके खुद डिसीजन लेने लगता है, तो वही डीप लर्निंग हो जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं, जो है ऊपर के सभी। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं, किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार करें। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं, जो निम्न हैं: किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ समय के साथ और उनके प्रदर्शन में सुधार करें। ये सब रहता है। मशीन लर्निंग एआई का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिदम शामिल हैं, जो निम्न हैं: किसी कार्य को निष्पादित करने पर अनुभव के साथ, समय के साथ और उनके प्रदर्शन में सुधार करें। मशीन लर्निंग के बारे में क्या सत्य है? मशीन लर्निंग के बारे में सत्य है कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है। एमएल मतलब मशीन लर्निंग एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है। मशीन लर्निंग का मुख्य फोकस कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए या मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र है। एमएल एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एल्गोरिदम या विधि का उपयोग करके कच्चे डेटा से पैटर्न निकालती है। मशीन लर्निंग का मुख्य फोकस कंप्यूटर सिस्टम को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुभव से सीखने की अनुमति देता है। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में एमएल मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपर पैरामीटर। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में एमएल मशीन लर्निंग मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है हाइपर पैरामीटर। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में एमएल मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में एमएल मॉडल पर एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है, जिन्हें हाइपर पैरामीटर कहा जाता है। बैंकिंग के विचार पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? बेतरतीब जंगल। बैंकिंग के विचार पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? बेतरतीब जंगल। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम निर्णय वृक्षों का एक समूह बनाता है
जिन्हें ज़्यादातर बैंकिंग विधि से प्रशिक्षित किया जाता है। बैंकिंग के विचार पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? बेतरतीब जंगल। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम निर्णय वृक्षों का एक समूह बताता है जिन्हें ज़्यादातर बैंकिंग विधि से प्रशिक्षित किया जाता है। नियमितीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं मतलब ये लैम्ब्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी परिकल्पना डेटा से अधिक हो सकती है। नियमितीकरण जो है लैम्ब्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करके आपकी परिकल्पना डेटा से अधिक हो सकती है। लैम्ब्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी परिकल्पना डेटा से कमतर हो सकती है। लैम्ब्डा के बहुत बड़े मान का उपयोग करने से आपकी परिकल्पना प्रदर्शन में कोई असर नहीं पड़ सकता। नियमितीकरण के बारे में उपयोग में से कोई भी कथन सही नहीं है। एक बड़े मूल्य के परिणाम स्वरूप एक बड़ा नियमितीकरण जुर्माना होता है और इसलिए सरल मॉडल के लिए एक मजबूत प्राथमिकता होती है जो डेटा को कम कर सकती है। डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष हैं। डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष है यदि वे प्रतिमान रेखा से नीचे हैं। डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष है यदि वे प्रतिमान रेखा से नीचे हैं। डेटा बिंदुओं में नकारात्मक अवशेष तब होते हैं जब वे प्रतिगमन रेखा से नीचे हैं। रैखिक प्रतिगमन में हम सर्वोत्तम फिट की रेखा की पहचान करने के लिए मॉडल की न्यूनतम वर्ग त्रुटियों को देखिए, रैखिक प्रतिगमन में हम सर्वोत्तम फिट की रेखा की पहचान करने के लिए मॉडल की न्यूनतम वर्ग त्रुटियों को छोटा करने का प्रयास करते हैं। रैखिक प्रतिगमन में हम सर्वोत्तम फिट की रेखा की पहचान करने के लिए हम मॉडल की न्यूनतम वर्ग त्रुटियों को छोटा करने का प्रयास करते हैं। एक साधारण MLP मॉडल में इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन, छिपी हुई लेयर में 5 न्यूरॉन और आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन होता है। हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर के बीच वेट मैट्रिसेस का आकार क्या है? एक साधारण MLP मॉडल में इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन, छिपी हुई लेयर में 5 न्यूरॉन और आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन होता है। हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर के बीच वेट मैट्रिक्स का आकार क्या है? यही 5x गुणे 1 8x गुणे 5 यही है। CNN में अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाते हैं। CNN में अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाते हैं, यह सत्य है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाती है, सत्य है। CNN में हमेशा अधिकतम पूलिंग होने से हमेशा पैरामीटर कम हो जाते हैं, यह हमेशा सत्य नहीं है। यदि हमारे पास पूलिंग आकार की अधिकतम पूलिंग परत 1 है तो पैरामीटर वही रहेंगे। इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 है और छिपी हुई परत 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या क्या है? 50 है। इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 है, छिपी हुई परत 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या 50 होगा, 10 गुणे 5 हो जाएगा। यदि इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 और छिपी हुई परत 5 है तो इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या 50। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले आप डाटा इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद हमें कुछ आउटपुट होता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच जो प्रोसेसिंग होती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है तभी आउटपुट हो पाता है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो होती है उसमें हिडन परत होते हैं, वही हिडन परत कह रहा है कि हिडन परत 5 है। डीप लर्निंग देख लेते हैं। इन सब की थियरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
तो इसका ये ऑब्जेक्टिव रह गया था, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें भी। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? 3। एल्गोरिदम मतलब आप लोग सुन के बहुत घबराइए मत। एल्गोरिदम एक तरीके की सॉफ्टवेयर ही है जो किसी चीज़ को चलाने के लिए काम में लाया जाता है। मीन्स वो प्रोग्राम जैसा किया जाता है, जैसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग वो फिर काम करता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम कितनी परतों से निर्माण किया जाता है? 3 है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जुड़ी परतों के साथ किया जाता है। आंतरिक परत, बाहरी परत और छिपी हुई परत। वही इनपुट, आउटपुट और हिडन लेयर जो है डीप लर्निंग एल्गोरिदम में ये भी होता है। क्योंकि ये मशीन लर्निंग का ही जो विस्तृत रूप है वो डीप लर्निंग है। तो जो मशीन लर्निंग में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डीप लर्निंग में पाई जाती है, लेकिन डीप लर्निंग उससे कुछ एडवांस हो जाता है। ठीक है, पहले एआई का निर्माण किया गया, एआई विस्तृत होकर के मशीन लर्निंग बना, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग। मतलब एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आप डालेंगे? किसी मशीन में तो डालेंगे, कंप्यूटर में डाल दीजिए या फिर किसी अन्य मशीन में डाल दीजिए। तो वो एआई का प्रयोग मशीन में किया गया तो मशीन लर्निंग हो गया। वो मशीन खुद से सीख करके काम करना स्टार्ट कर देता है, और जब विस्तृत बड़े पैमाने पर काम करना स्टार्ट कर देता है तो वही डीप लर्निंग बन जाता है। डीप लर्निंग की पहली परत को क्या कहा जाता है? अंदरूनी परत। मतलब वो इनपुट लेयर जो है वो पहली परत होता है। पहली परत को इनपुट परत कहा जाता है। अंतिम परत को आउटपुट लेयर कहा जाता है। बीच की सभी परतों को हिडन लेयर कहा जाता है। अरे हम लोग जो उसमें नहीं पढ़ते थे सीपीयू में जो प्रोसेसिंग करता है, वो प्रोसेसिंग एक तरीके की हिडन लेयर के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? ऊपर के सभी। गहन शिक्षण का मतलब वही डीप लर्निंग है। प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, विदेशी कणों का पता लगाना, रासायनिक प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी। एक्चुअली ये इसका गूगल ट्रांसलेशन किया गया, ये इसका होगा नहीं। वो इंग्लिश होता तो पता चलता रियल में कहना क्या चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? मतलब डीप लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं किन समस्याओं के लिए? समस्या को हल करने के लिए हम डीप लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित होगी, विदेशी कणों का पता लगाना और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी। बस इसे पढ़ लीजिए, इंग्लिश फॉर्म होता तो समझ में आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। हम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं ताकि सैद्धांतिक रूप से इसका उपयोग किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जा सके। हम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं ताकि सैद्धांतिक रूप से इसका उपयोग किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया सके। गहन शिक्षा की शुरुआत क्या है? 1943 में। गहन शिक्षा वही डीप लर्निंग है। गहन शिक्षा की शुरुआत 1943 होता है, डीप लर्निंग की शुरुआत इसका 1943 में शुरुआत होता है डीप लर्निंग का, जब वारेन मैककुलोच और वाल्टर पिट्स ने मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटर मॉडल बनाया। ये ध्यान दीजिए, जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग है ना, ये मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है, जिस तरीके से मनुष्य का ब्रेन काम करता है, ठीक उसी तरीके से उससे कॉपी करके ये बनाया गया है। गहन विद्या के जनक जो है वो फ्रैंक रोजनबेल्ट हैं। गहन विद्या वही डीप लर्निंग है। फ्रैंक रोजनबेल्ट 1943 में इसका शुरुआत हो गया था एक तरीके से। जब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि फ्रैंक रोजनबेल्ट ने आज की गहन शिक्षण प्रणालियों के सभी बुनियादी तत्वों का विकास और निरीक्षण किया और उन्हें गहन शिक्षण के जनक के रूप में मान्यता भी दी जानी चाहिए, शायद हिंटन, बेकन और बेंगियो के साथ, जिन्हें अभी भी ट्यूरिंग पुरस्कार मिला है गहन शिक्षण क्रांति के जनक के रूप में। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्न से किसका निरंतर इनपुट होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच का वजन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में इनपुट और छिपी परत के बीच भार का स्थिर इनपुट होगा।
इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक इनपुट और छिपी परत के बीच भार का स्थिर इनपुट होगा। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक में इनपुट और छिपी परत के बीच इनपुट स्थिर इनपुट होगा। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये इतना ही था और हम लोग IoT पहले फिनिश कर चुके हैं।